तो हेलो बच्चों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र जो कि जेसीईआरटी की तरफ से जारी किया गया है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिल पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में जो है आपका समय 3 घंटे का दिया जाएगा। पूर्णांक जो है 80 अंक का रहने वाला है, जिसमें कि दोस्तों मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एग्जाम जो है उत्तर पुस्तिका पर ही आप लोगों को देने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में जो है यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है कुल जो है प्रश्न जो है 52 दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक जो है आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। 4 विकल्प दिए जाएंगे। जो सही विकल्प होगा वो दोस्तों आपको जो है उत्तर पुस्तिका पर आंसर लिखने हैं और सभी प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 31 से लेकर 38 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि 6 सवालों का आंसर देना है। प्रत्येक सवाल 2 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 39 से लेकर 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि 6 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का होने वाला है। साथ ही दोस्तों प्रश्न संख्या 47 से लेकर 52 तक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का होने वाला है। इस प्रकार से आपका जो है समान निर्देश दिया गया है और टोटल जो है 52 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखेंगे और दोस्तों सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो मॉडल पेपर है उसको आप लोगों को पढ़ लेना है। साथ ही दोस्तों आपका जो क्वेश्चन बैंक आप लोगों का आया हुआ है उसको भी आप लोग रिवीजन कर लेते हैं और दोनों का अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आपके 100% तैयारी हो जाएगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी आपकी जो है पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और इस बार दोस्तों अगर दोनों को पढ़ लेते हैं तो आपका जो है 90% जो है आपका स्कोर जो है अंक आ जाएगा। ठीक है, 90% जो आप अंक उठा पाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका जो है अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 0 होती है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि एक समतल दर्पण है। अगर इसकी जो है फोकस दूरी को मापा जाए तो दोस्तों जितना जो है वस्तु जो है जितना, जैसे कि हम यहाँ पे समतल दर्पण ही बना के आपको बताते हैं कि जैसे हम लोग शीशा देखते हैं ना, घर में एक शीशा देखते हैं तो जितनी दूरी जो है वस्तु है तो उतना ही दूरी जो है वो क्या बताता है, वस्तु का प्रतिबिंब को बताता है। ठीक है, तो आप इन्हें देखा होगा कि जितना दूरी है यहाँ पर तो उतना दूरी यहाँ पे भी दर्शाता है। इसको आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 2 नंबर, कहता है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो वस्तु की स्थिति होती है सी पर होगी, यानी कि केंद्र पर जो है यानी कि बनेगी सेंटर पर। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जानते हैं आप, गोलीय दर्पण के 2 होते हैं। ठीक है, जिसमें हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों जितना भी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से रिलेटेड सवाल होता है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब जो है हमेशा जो है सी पर बनता है। ऑप्शन नंबर बी सी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 3रा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो आपको पता ही हो दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है बहुत ही तेज होती है। उसके बाद जो होता है वायु में होता है, यानी कि हवा में क्या होता है कि प्रकाश की चाल जो है बहुत ही तेजी से होती है। अगर पानी में दिया जाए तो थोड़ा सा जो है धीमी होता है और तेल में थोड़ा सा उससे भी धीमे होता है और कागज में उससे भी धीमे होता है। तो यानी कि सबसे तेज किसमें होगा, वायु में होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि दोस्तों फोकस दूरी की जो है ना लेंस की क्षमता किसे कहते हैं आपको याद होना चाहिए। और उसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यह फॉर्मूला से रिलेटेड है और आपको इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों फोकस दूरी इसका करेंगे -4/1 हो जाएगा, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें अगर इसको हम भाग देते हैं तो 100 से तो क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी उल्टा हम लिख दिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यानी कि 1/4 हो जाएगा। 1/4 हम भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25 मीटर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए ऋणात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ ठीक है, जो माइनस कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। इसको ऑप्शन नंबर सी इसको आप लोग रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 5वां नंबर दिया गया है
5वां नंबर इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण होता है। तो दोस्तों आपको बहुत ही पहले बताया हुआ था कि जो सिलेरी मांसपेशियाँ होता है, जो सिलेरी मांसपेशियाँ होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आप लोगों को मैंने बताया था कि आंख का जो मानचित्र होता है, ठीक है, कार्निया, कार्निक आइरिस, आइरिस सिलेरी पेशियाँ जो होती है यहाँ पे जो इस प्रकार से लगा होता है, उसमें प्रतिबिंब की जो है जब परिवर्तन होता है तो प्रकाश का फिर फोकस दूरी पाता है, यहाँ पर आता है। तो ये जो होता है ना, ये सिलेरी पेशियां होती है, जो कि आप ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर होगा। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है, तो सिलेरी मांसपेशियां है, ठीक है, सिलियरी मांसपेशियां जो है इसका प्रमुख कारण है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। दृष्टि दोष को भी कहा जाता है, तो दृष्टि दोष को दोस्तों हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका ए जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 7वां नंबर दिया गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है और एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है, जो इस प्रकार से होता है, जो कि शिवलिंग के आकार के होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। तो दोस्तों टंगस्टन का जो उपयोग होता है बिजली के बल्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम लोग एलईडी बल्ब भी चलाते हैं ना, तो पहले के समय में क्या होता है कि ऑडिशन के द्वारा, ठीक है, एक जो है बिजली बल्ब जो है तैयार किया गया था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली बल्ब में जो है इस प्रकार से तारनुमा रहता है, जिसको ये जो होता है ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा कि बिजली के बल्ब में जो है टंगस्टन का जो है उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो उत्तरी ध्रुव से होकर निकलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही और सटीक आंसर होगा, ठीक। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे, इससे जो है आपके कई सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैंने बार बार कहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोगों को अच्छे से रट लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। मॉडल पेपर को आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 10वां नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ये एक प्रमुख जो है एक ऐसा स्रोत है, ठीक है, जो कि हमें जो है 2400 घंटा, ठीक है, 2400 घंटा ऊर्जावान रखता है, यानी 2400 घंटा हम कह सकते हैं, जिसमें कि आपका जो है 12 घंटा जो दिन भर जो होता है ये सौर्य के रूप में जो है ऊर्जा प्रदान करती है, जिसमें कि पृथ्वी जो है इस ऊर्जा को सोख लेती है, उसके बाद जो हमें ऊर्जा प्रदान देती है, ठीक है। और इसको भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और दोस्तों इसको आप लोग याद रखेंगे, ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी होता है ना थोड़ा सा जो है आप लोग मिस्टेक कर देते हैं कि उसमें जो है आप पृथ्वी से भी रिलेटेड होता है, तो पृथ्वी से भी रिलेटेड जो ऊर्जा प्रदान होती है सौर ऊर्जा के कारण, इसको भी आप लोग याद कर एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको उसमें पता चलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। दिया गया है रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण जो है संतुलित करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। अगर नहीं करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन होगा। इसलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 12 नंबर, देख सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि Fe+CuSO4 यानी कि जो लोहा है, ठीक है, लोहा जो है कॉपर सल्फेट के जो है साथ अभिक्रिया करने के बाद जो है कॉपर और जो है लौह अयस्क जो है निर्माण करती है, यानी किस प्रकार की जो है अभिक्रिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये कॉपर जो है पहले SO4 के साथ में था, उसके बाद जो है ये अभिक्रिया होने के बाद कॉपर जो है अलग हो जाती है, उसके बाद SO जो है Fe के पास आ जाता है। तो ये इस प्रकार की जो ये स्थान का परिवर्तन करता है, ठीक है, जो स्थान को जो परिवर्तन कर रहा है ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। याद रखेंगे जो स्थान को परिवर्तन करता है वह विस्थापन अभिक्रिया है। अगर दोनों के साथ में इस अभिक्रिया अगर बड़ी होती और दोनों के साथ में जो है अगर ये स्थान को परिवर्तन करता तब हम द्वितीय विस्थापन कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये कॉपर के साथ में पहले था और जो है कॉपर से हटके जो है Fe यानी कि लोहा के साथ जो है ये अभिक्रिया कर रही है,
इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 13 नंबर, कहता है कि H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा जठर रस में जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है सबसे अधिक होती है। अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर दिया गया है कि पदार्थ A, B, C तथा D का pH का मान 5, 10 देखिए 5, 8, 10 और 13 है। तो उपरोक्त में से कौन सा पदार्थ जो है अम्ल होगा। आपको याद रखना दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जिस पदार्थ की जो है pH का मान सबसे कम होगा वही पदार्थ जो अम्ल होगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, पदार्थ A जो है उसका जो है अम्ल का जो है pH का मान जो है सबसे कम है, तो यही अम्ल है क्योंकि यहाँ पे 5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है या अग्निशामक में किया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अग्निशामक जो है वो तत्व आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये हर बार पूछा जाता है NaHCO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा, क्योंकि यह जो है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 16 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो इसका सही आंसर होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा Al2O3। अगला सवाल है कि दिए गए तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 8 जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मैंने उदाहरण भी बताया था C2H2। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। मैंने बताया था ना एथेन, मिथेन और एथाइन, ये सब मैंने बताया था। एल्केन, एल्काइन, एल्काइन ये सभी मैंने बताया था। उन सभी का फॉर्मूला को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उन सभी का जो है सूत्र जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसका जो है किस रूप में आता है, इसका जो है कौन सा जो है सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सवाल दिया गया है इनमें से कौन सा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, यानी कि एल्काइन के रूप में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर दिया गया है कि HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये रिपीटेड सवाल है दोस्तों बच्चों, इसको आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यह जो है एल्डिहाइड है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। साथ ही बच्चों इसका क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी दिया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इस प्रकार से भी दिया जाता है और ये कहेगा कि ये क्या है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो है एल्डिहाइड है। या आपको इस प्रकार से भी दे देगा कि ये जो है बताइए कि ये संरचना जो है किस प्रकार से है। ठीक है, तो किस प्रकार से संरचना है, तो आपको याद रखना कि ये एल्डिहाइड है। ठीक है, इसको आप लोग नोट रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऐसे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है जो कि लिथियम के बराबर होती है। तो लिथियम के बराबर कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट रखेंगे और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉनों संख्या के आपको भी याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर दिया गया है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में जो है वो प्राणी समभोजी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 22 नंबर दिया गया है कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरवेट, ठीक है, पायरवेट का विखंडन कहाँ होता है। तो पायरवेट का जो विखंडन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का
नियमन करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये इस बार जो है 2023 की बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये जो सवाल होगा यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो हार्मोन है जो कि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का जो है नियमन करता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 24 नंबर दिया गया है कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहां से होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेडुला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर दिया गया है कि क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान है क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हाइड्रा का एक फॉर्मूला, ये हाइड्रा का जो एक चित्र दिया गया है और इस हाइड्रा में क्या हो रहा है बच्चों, आपको याद रखना है कि हाइड्रा में हमेशा जो वो प्रजनन होता है, जनन की प्रक्रियाएं जो होती है ये किस प्रकार से होती है, ये जो होती है वो खंडन विधि के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सटीक आंसर होगा, खंडन विधि। तो सॉरी 25 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है ना, सॉरी ये हाँ 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें खंडन विधि होता है, लेकिन ये क्या होता है कि ये बार बार जो है अलग अलग खंडों को में जो है बंटकर जो है नए जीव का निर्माण करता है। यहाँ प्रदर्शित पूछ रहा है तो इसका, इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुनः रुद्र भवन। ठीक है, पुनः रुद्र भवन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगर यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि किस प्रकार का प्रजनन करता है तब यह खंडन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 26 नंबर दिया गया कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में निषेचन जो है कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यानी कहता है कि ह्यूमन बींग्स में जो है फर्टिलाइजेशन जो है कहाँ पे होता है। तो ह्यूमन बींग्स में यानी कि मानव में जो है प्रजनन जो है वो अंडवाहिका में होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए जो है सही आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब में जो है प्रजनन होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। तो किसी जीव में जो है कोई गुण जो है प्रभावित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको याद रखना है कि पिता और माता दोनों के डीएनए से जो है ये प्रभावित होता है। ऑप्शन ए इसका, सॉरी ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल 28 नंबर दिया गया है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि ये जो है नाभिकीय विखंडन ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले और ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जो है खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है पूरा जो है 100% में से जो है मात्र 1% जो है ऊर्जा में जो है परिवर्तित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यानी कि खर्च करती है, ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे दोस्तों, अगला सवाल और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आप सभी के ऑब्जेक्टिव के लिए लास्ट सवाल है और एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव मात्र 30 गो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कागज के डिस्पोजल कप का जो है प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे जो है लाभदायक होगा, उपयोगी होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो है आपके जो है ऑब्जेक्टिव के 300 क्वेश्चन बताए हैं और इन सभी 300 क्वेश्चन को आपको एग्जाम के लिए रट लेना है और बच्चों आपको जो है क्वेश्चन बैंक को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, दोनों का अगर पढ़ लेते हैं एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाएगी। आई होप कि इस बार जो है आप लोग बोर्ड की परीक्षा में 450 प्लस अंक आप लोग हासिल करें, 85 से लेकर 95 के बीच में आप लोग नंबर आप लोग हासिल करें और इस बार भी आप लोग टॉपर बने।